नालंदा में इतना बड़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी खोल दिया सरकार ने, अमर्त्य सेन को वहां पर डीन बना के ले आए, करोड़ों रुपए की सैलरी मिली, पैकेज मिला अमर्त्य सेन को, मगर फायदा क्या हुआ? कितने बच्चों को उससे फायदा हुआ? अगर उसके जगह सरकार यहीं पे अच्छे कॉलेजेस में आज भी मैं युवाओं से चर्चा कर रहा था तो पता चला कॉलेजेस में एडमिशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, टीचर्स प्रोफेसर्स नहीं है, नियमित क्लासेस नहीं हो रहे हैं, बस नाम की डिग्री मिल जा रही है। ऐसी डिग्री का फायदा क्या है? शिक्षा व्यवस्था अगर इसी प्रकार से चरमराती जाएगी, इसी प्रकार से डिग्रियां बांटती जाएगी, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेगी छात्रों को। मैं इन बातों को क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि मैं इन मुद्दों को मैं खुद झेल चुका हूँ। मुझे भी 8वीं की पढ़ाई के बाद बाहर जाना पड़ा। 8वीं के बाद मैं 12वीं तक दिल्ली में मैंने पढ़ाई की, उसके बाद 5 साल मैंने वकालत की पढ़ाई पुणे में की। तो मुझे उस दंश का पता है कि एक बच्चा जब अपने घर से बाहर जाके पढ़ाई करता है तो उसे क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हम बाहर जाते हैं, हमारे पास वहाँ इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, हम उन सुविधाओं के बावजूद वहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ लेते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, मगर वापस जब अपने प्रदेश हम आते हैं, अपने घर आते हैं तो हमारे पास नौकरियां नहीं होती है, रोजगार नहीं होता है। मगर इन मुद्दों के ऊपर आज तक किसी प्रतिनिधि ने बात नहीं की, इन मुद्दों को ना किसी प्रतिनिधि ने उठाया। आप बाकी राज्य देख लेंगे, महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पर अगर कोई स्नातक की पढ़ाई कर चुका है, बेरोजगार है, तो उसे सरकार एक भत्ता देती है, 4000 रुपए उन्हें सरकार, जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलता सरकार उन्हें वो भत्ता देती है। मगर हमारे प्रदेश में इतने युवा स्नातक की पढ़ाई करने के बावजूद आज बेरोजगार घूम रहे हैं। तो सरकार के पास ना तो कोई स्कीम है उन्हें रोजगार देने का, ना सरकार के पास इसी तरह का स्कीम है कि हम भत्ता दें ताकि उन्हें कोई सहायता मिले। सरकार यहाँ पर लगी हुई है आपकी शिक्षा व्यवस्था और आपको चरमराने में। शिक्षा व्यवस्था अगर लगातार चरमराती रहेगी तो सरकार को आप पूछेंगे क्या फायदा है? सरकार का फायदा ये है कि अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो आवाज उठाएंगे, आप इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, आप नौकरियां मांगेंगे जो सरकार देना नहीं चाहती है। आज सरकार जो नौकरियां भी दे रही है वो रेगुलर नहीं होता है, रेगुलर नहीं कर। आज आप देखेंगे शिक्षक 17 तारीख से शिक्षक हड़ताल पे जा रहे हैं। आपको सोचना होगा शिक्षकों को हड़ताल पे जाने की क्या जरूरत है? एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। अगर कहा, चाणक्य ने कहा था कि अगर शिक्षक के गोद में राष्ट्र का निर्माण भी होता है तो राष्ट्र का विनाश भी एक शिक्षक के गोद में होता है। शिक्षक अगर कुंठित हो गया तो किस प्रकार की पीढ़ी को वो आगे पढ़ाएगा, कैसे लोगों को वो निकालेगा अपने स्कूल से? एक कुंठित समाज निकलेगा, एक पूरी पीढ़ी कुंठित हो जाएगी। तो हमें इन चीजों के ऊपर सोचना पड़ेगा। हमारे मगर जो आज प्रतिनिधि हैं या जो नहीं रहे, वो 6 साल 12 साल तो गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में आते हैं, मगर फिर मुद्दे वही होते हैं, नली बन गया, गली बन गया। हमारे मुद्दे मगर बिल्कुल अलग है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इन मुद्दों के ऊपर चर्चा भी नहीं करने वाला। मेरा सिर्फ चर्चा होगा स्नातकों के लिए, शिक्षा के लिए। मैं चाहता हूं कि हर प्रखंड में एक रीडिंग रूम हो, एक लाइब्रेरी हो स्नातकों के लिए, नवादा में एक पीजी का कोर्स खुले, अच्छे कॉलेजेस हो। हम ये भी चाहते हैं कि स्नातक बेरोजगार जो उन्हें स्टाइपेंड मिले, मगर सरकार इन चीजों से अलग है। सरकार के प्रत्याशी इन चीजों से अलग सोच रहे हैं, बाकी प्रत्याशी भी इन मुद्दों के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। आज आप यहाँ पे आपने कहा कि मुझे विरासत में राजनीति मिली है। राजनीति किसी को विरासत में नहीं मिलती है। मेरे विरासत में जो हो, मेरे बाबा इतने सालों से शिक्षकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेरे पिता भी लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, मगर ये कोई मेरी जागीर नहीं है। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि मुझे इतने लोग जानते हैं, मेरे परिवार को इतने लोग जानते हैं, मैं आपके बीच ना आऊं, आपके बीच रूबरू ना हूं, अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि ये तो मैं चुनाव जीत गया, आपकी बातें ना, सही मुद्दों को ना उठाऊं, तो ये मेरी बेवकूफी होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वोट करें, सजग होकर, सोचकर, सही उम्मीदवार को चुनकर वोट करें। आज सिर्फ इस सीट पे चुनाव नहीं हो रहा है, विधान परिषद की 29 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है अप्रैल मई के महीने में। और आप समझ लीजिए ये बिहार में 2020 से पहले एक मिनी इलेक्शन है और आप युवाओं के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है आप युवाओं के ऊपर, क्योंकि आप यहाँ जो तय करेंगे इसका आवाज दूर तक जाएगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा। आप अगर यहाँ पर आज सरकार को जवाब देंगे कि युवाओं ने अगर ठान लिया है कि हम सही उम्मीदवार को चुनेंगे, तो 2020 में भी बिहार नया बिहार बनेगा। आप दरौंदा में हाल में देखिए, वहां पर जदयू ने एक दागी उम्मीदवार को टिकट दे दिया। बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी के कार्यकर्ता थे व्यास जी, उन्होंने पार्टी से छोड़कर निर्दलीय लड़े और अक्रॉस दी पार्टी लाइन सभी पार्टी के लोगों ने उन्हें वोट किया क्योंकि दागी नहीं थे। तो इसलिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा, आपको यहाँ से एक संदेश देना पड़ेगा, इसी चुनाव में संदेश देना होगा और आप युवाओं को ही संदेश देना पड़ेगा कि 2020 में हम कैसी सरकार चाहते हैं।
हम भ्रष्ट सरकार चाहते हैं कि जो जल जीवन हरियाली के नाम पर, करोड़ों के मानव श्रृंखला बनाने के नाम पर जो लूट कर रही है, कैसा ये जल जीवन हरियाली। आप एक तरफ बालू का अवैध खनन करवा रहे हैं, आप एक तरफ शराबबंदी के नाम पे आप ढिंडोरा पीट रहे हैं और आपके थानों से शराब की बिक्री हो रही है। तो आपको ये तय करना होगा कि आप कैसी सरकार चाहते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे मुद्दे सही है, मेरी बातें सही है, तो आप मुझे सपोर्ट करें, वोट करें। धन्यवाद।